जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज नेक्स्ट चैप्टर में लाया हूं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। इससे संबंधित आधुनिक भारत में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, वो प्रश्न मैं लाया हूं और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे हमें आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प मिलेगा और यह आधुनिक भारत के 12वां वीडियो होगा। इससे पहले 10-11 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे जाकर पहले देख ले। प्राचीन भारत का भी वीडियो अपलोड है, पूरी प्राचीन भारत का वीडियो चैप्टर वाइज, आधुनिक मध्यकालीन भारत का वीडियो भी चैप्टर वाइज अपलोड किया हुआ है और भारतीय संविधान से संबंधित भी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। पहला प्रश्न इसमें है, महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के पादार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? ए में है 1898 की इटली अबिसिनिया युद्ध ने, 2 में चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, 3 में आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और 4 में रूस जापान के युद्ध में जापान के विजयी ने। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चारों के चारों सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम इटली अबिसिनिया के युद्ध को देखें तो 1899 से 1901 के दौरान चीन में संप्रदायों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान के विजय, इन सब में प्रभावित किया। किंतु इनमें से 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। तो किसका प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन में से सभी का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चले। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कांग्रेस के गरम दल नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। जो कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति क्या थी? 4 ऑप्शन। 1 में असहयोग, बी में राजा व मध्य आंदोलन, सी में अनुकूल प्रविघटन आंदोलन और डी में अविधेय। तो ऑप्शन नंबर बी राजा व मध्य आंदोलन कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कौन थी? राजा बमवध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल का उद्भव हुआ? तो किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ऑप्शन 4 दिए, उसमें स्वदेशी आंदोलन ए में है, बी में भारत छोड़ो आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन और डी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ी थी, गरम दल और नरम दल के रूप में फूट पड़ी थी। और नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस के गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे? सो पूछा गया। जो नरमपंथी नेता थे कांग्रेस में वो किस क्षेत्र से आते थे? ग्रामीण क्षेत्र से,
शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से, या पंजाब से? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अधिकतर नरमपंथी नेता जो कांग्रेस में थे वो शहरी क्षेत्र से आते थे। शहरी क्षेत्र से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बिमोश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि सभी शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने 1904 में 4 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? किन्होंने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। वो दादा भाई नौरोजी थे जो लगातार 4 से भारत को स्वशासन देने पर बल दिए थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। एक संस्था थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो उसकी 1904 में उसी की अध्यक्षता में पहली बार रखी थी। और वर्ष 1905 में जब कांग्रेस के बनारस अधिवेशन हुई उसमें उसमें उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी या स्वशासन की मांग की, स्वशासन की मांग की थी या स्वराज की मांग की बात कही थी 1905 के अधिवेशन में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, ठीक है। मदन लाल उग्रपंथी थे, उधम सिंह ये भी उग्रपंथी थे, कौन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न को यदि हम चलते हैं, यदि हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो प्रश्न नंबर 7 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी राष्ट्र नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? किसने आरोप लगाया था? तो ऑप्शन 4 है लाला हरदयाल, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है सरदार भगत सिंह। तो प्रश्न कह रहा है किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है किसने प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था किसने? तो अभी जस्ट हमने बताया ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक ने अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, तो ये किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना एवं याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? 4 ऑप्शन है, बीसी पॉल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तिलक ने भीख न मांगने वाली संस्था कहा था। और उग्रवादी विचार वाले नेताओं में से कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों में की उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था या बेकिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के
गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो गर्मपंथी के प्रभावाधीन कब आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 14th की ओर। 14th में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी और अरविंद गोखले ये सभी कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, जबकि अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने से कौन एक उग्रवादी था? तो कौन उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बिपिन चंद्रपाल था जो उग्रवादी नेता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बिपिन चंद्रपाल एक उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? चार ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो नरम दल के रूप में नहीं जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी नरम दलीय थे, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय थे, एम जी राणा नरम दलीय थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नरम दलीय नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। इन्हें गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधित्व किए थे, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की संज्ञा दी गई है या उपाधि दी गई है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था। फिरोज शाह मेहता जुड़े हुए थे, दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादियों से जुड़े हुए थे, लेकिन लाला लाजपत राय उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किस एक को? चार ऑप्शन है, इसमें से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए में है गैरीवाल्डी को, ऑप्शन बी में है विवेकानंद जी को, ऑप्शन सी में है देवेंद्र नाथ टैगोर को, ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी में है मैजनी को। तो कहा जा रहा है कि किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? तो ऑप्शन नंबर डी मैजनी को भारतीय लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था। किसे? मैजनी को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और मैजनी जो थे इटली के क्रांतिकारी थे, या इटली के राष्ट्रपति पिता भी थे मैजनी। इनका जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था, और बाद में मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किए थे लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है, कौन मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और कृष्ण की जीवनी लिखी है? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वो कौन थे? तो इसमें से चार ऑप्शन है। ए है अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर, वो लाला लाजपत राय थे जो मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी एवं कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे भी थे, और वो कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन था जो मध्यम वर्गीय नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक थे जो मध्यम मार्गी नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में
प्रश्न नंबर 22 में है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, बी में फिरोज शाह मेहता, सी में दादा भाई नौरोजी, डी में सुभाष चंद्र बोस। स्वदेशी नेताओं के समर्थक कौन थे? वो अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत के अशांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? और चार ऑप्शन है, ये ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, लोकमान्य तिलक को या महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक? ऑप्शन ए में है कर्जन ने, बी में विसेंट स्मिथ ने, सी में है वेलेंटाइन सिरोल ने और डी में हेनरी कॉटन ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ऑप्शन ए में चिरोल, बी में लुई फिशर, सी में बेबल मिलर या डी में लॉर्ड रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए बी चिरोल यानी बिलेंटाइन सिरोल या बिलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? तो बिलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में किसने भारतीय अशांति का जनक कहा गया? किसे कहा गया भारतीय अशांति के जनक? तो बीजी तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दवा की वकालत की थी, दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये किसने कहा था? चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने कहा था। यह कथन मैक्स मुलर ने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी मेरी दिलचस्पी है। ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, कब से लोकमान्य तिलक के रूप में जाने लगे? तो ए में है, हुए एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब से, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था तब से, सरकार में उन्होंने रैंड मैडर केस में अभियुक्त बनाया तब से, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किए थे तब से? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था तब से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 की ओर चलते हैं, तो इसमें है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 में 6 वर्ष में के कारावास की सजा कौन से नेता को दिया गया था? चार ऑप्शन है, ए में है विपिन चंद्रपाल, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है अरविंद घोष। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास की सजा दी गई थी 1908 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा, बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 31 में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौरे में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित? ऑप्शन ए में है, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन बी में है, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में स्वशासन प्राप्त करना।
सी में है देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, और डी में है सैनिक विद्रोह तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 में 32 में प्रश्न नंबर 32 में है भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। तो क्यों नहीं हुए थे? तो इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए में है उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, बी में उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, सी में मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, डी में उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने के नीति के कारण। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है कि दो कथन है। ए में है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, अच्छा, और बी में है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो यदि कथन ए को देखें तो कथन एक गलत है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। और कथन कारण को देखें तो उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो कारण आर सही है, परंतु कथन ए गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बीजी तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में। तो प्रश्न नंबर 35 को यदि हम देखें, प्रश्न नंबर 35 में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? किसने ऐसा गणपति उत्सव का कायाकल्प किया था? रामदास ने, शिवाजी ने, महादेव गोविंद रानडे ने, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, इस उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों। यदि आप लोगों को इस वीडियो से देखने में अच्छा लगा हो या कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आजाद या एम ए अंसारी? प्रश्न है महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में है शौकत अली, बी में मोहम्मद अली, सी में मौलाना ए आजाद और डी में एम ए अंसारी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद शौकत अली जो थे, मोहम्मद शौकत अली थे जो बीजी तिलक की अर्थी उठाए थे। कौन थे? मोहम्मद शौकत अली। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और उनकी अर्थी उठाने में महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चुल ने उठाया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक के समय। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और चैनल को यदि आप लोगों को कुछ भी इसमें सुधार करना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सुझाव दें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।